नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भक्तों की बेवकूफी और सरकार के नाकारापन के कारण देश एक अजीब मुसीबत में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कनाडा से हमारे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश कनाडा के साथ खड़े होते जा रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, इन सब अगर देश एकजुट होकर भारत के खिलाफ खड़े होंगे तो हमारे और आपके व्यापार के, हमारे आपके आर्थिक फैसलों कितने हद तक प्रभावित हो जाएंगे, कितने हम परेशान हो जाएंगे। अभय दुबे जी से बहुत एक्सक्लूसिव बातचीत की है आज इस विषय पर। हो क्या रहा है, हमारी खुफिया एजेंसी कोई ऑपरेशन करती हैं, कहीं कोई टेररिस्ट मर जाता है, आतंकवादी मारा जाता है, तो यहाँ भक्त लोग चिल्लाने शुरू करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मैंने गोदी मीडिया के चैनलों पे देखा था, पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी मारे गए तो चैनलों पे चल रहा था, मोदी है तो पाकिस्तान में घुस के मारा। अब से नहीं, जब से आजादी के बाद से एक खुफिया विंग है, रॉ जिसको कहते हैं, वो ऐसे ऑपरेशन करते रहे हैं कि अगर भारत की सुरक्षा का कोई खतरा है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करें। लेकिन ऐसे ऑपरेशन को महिमा मंडन नहीं होता था। कहते सर्जिकल स्ट्राइक पिछले 30-35 सालों से होती रहती थी। कोई हमारी सीमा में घुसता था, हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता था, हमारी बहादुर सेना उसके अंदर जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देती थी, ठीक दिमाग ठीक कर देती थी। लेकिन कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने मंच पर आकर शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगे, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट नहीं मांगे। ये वोट मांगना बताता है कि हम सेना का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कनाडा और अमेरिका ने हमें ऐसे हालात में फंसा दिया है कि हमें ना उगलते बन रहा है, ना निकलते बन रहा है। कनाडा एक ताकतवर देश है, हमारे सालों से उससे बहुत बेहतर रिश्ते रहे हैं। लेकिन पहली बार हम ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि हमें अपना राजदूत वापस बुलाना पड़ा, उनके राजनयिक को निकालना पड़ा। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका बहुत जबरदस्त विश्लेषण अभय दुबे जी ने किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा सुनिएगा, आपको बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। उससे पहले चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। यूं तो हम बहुत बड़ी ताकत हैं, हम कहते हैं हम बहुत बड़ी ताकत हैं, लेकिन दुनिया एक आपसी समझौते पे, आपसी संगठन के तालमेल से चलती है। अमेरिका का हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव है ये हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारे कितने व्यापारिक सौदे हैं, किस हद तक हम उनसे फंसे हुए हैं, कर्जा हमारे ऊपर इतना है। इस बीच में हर देश की ये नीति होती है कि वो विदेशों से अपने रिश्ते अच्छे रखे, अपनी विदेश नीति अच्छी रखे। अपने अड़ोस पड़ोस के सब देशों से हमने अपनी नीतियां तबाह कर ली हैं, चाहे वो पाकिस्तान तो हमारा घोषित दुश्मन था। हालांकि ये बात अलग है, गिरा जो बोलता है उन जैसे सरीखे लोगों से कहते हैं, पक्ष बोलता है पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। पाकिस्तान हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने, और आजकल विदेश मंत्री गए हुए हैं। इनके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा कि ये पाकिस्तान क्यों गए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इन पड़ोसी देशों से खराब रिश्तों के बीच में कनाडा जैसे ताकतवर देश से भी हमने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। और जो दुनिया के 5-7 ताकतवर देश है वो सब कनाडा के साथ आके खड़े हो गए हैं, कनाडा के समर्थन में खड़े हो गए। ये नौबत क्यों आई, और ये क्या भारत के लिए ठीक है? क्या हम अपने स्वाभिमान को बचाते हुए, अपने हितों की रक्षा करते हुए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं ये पूछने जा रहा हूँ अभय जी, मैं मानता हूं कि नौकरशाहों ने देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करी है। लोग पॉलिटिकल लीडर को कहते हैं, बदनाम करते हैं कि ये बेईमान होते हैं, लेकिन मुझे लगता है नेता को हर 5 साल बाद इम्तिहान देना पड़ता है जब चुनाव आते हैं। ये ब्यूरोक्रेट तो एक बार एग्जाम दे लेते हैं, फिर जिंदगी भर मौज काटते हैं। मोदी जी ने ब्यूरोक्रेट पे जो निर्भरता बढ़ाई है कि विदेश मंत्री होगा वो विदेश नीति तय करेगा, अफसर अफसर के रूप में विदेश मंत्री बनेगा, कोई अफसर रेल चलाएगा, रेल दुर्घटनाओं का हमने हाल देखा। कोई सीजेंट पॉलिटिशियन होता वो विदेश मंत्री बनाया जाता, सुषमा स्वराज जैसा आदमी होता, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा दिमाग का आदमी होता, रिश्ते बेहतर बनाता। कनाडा के जो हमारे तनाव चल रहा है ये हमें कहां तक नुकसान पहुंचा देगा, आपका क्या मानना है? देखिए, आपने जो बाद में आपकी टिप्पणी का जो बाद वाला हिस्सा है, मैं वहां से शुरू करूंगा। ये पहली बात तो ये है कि जो सवाल आपने उठाया है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये बहुत संवेदनशील प्रश्न भी है। इस पर हम लोग को सतर्कता से विचार करना चाहिए, सरकार के विरोध या पक्ष में खड़े होकर नहीं। जो वस्तुस्थिति है उसको सामने रखकर हमें वस्तुस्थिति के आईने में पूरी परिस्थिति को देखना पड़ेगा और तथ्यों की समीक्षा करनी होगी। और उसके लिए मैं अखबारों में जो चीजें प्रकाशित हो रही हैं इस बारे में, उनका सहारा लूंगा, ताकि 4 PM के दर्शकों के सामने एक एक भरोसेमंद तस्वीर पेश की जा सके। ऐसी तस्वीर नहीं जो कि हमारी इच्छाओं की उपज हो, ऐसी नहीं, ये हमारे राजनीतिक रुझान की उपज हो, ऐसी तस्वीर मैं पेश नहीं करूंगा। आपने जो आखिर में कहा, आपने कहा कि जो जो नौकरशाहों के ऊपर, अफसरों के ऊपर जो बहुत हद से ज्यादा भरोसा है, इस बात से मैं आपकी पूरी तरीके से सहमत हूं।
होता क्या है कि जब आप अफसरों को मंत्री बनाते हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके अफसर हों या बहुत दिन पहले रिटायर्ड हो चुके अफसर हों, उनको मंत्री बनाते हैं, तो आप उनको एक आदेश देते हैं। क्योंकि वो अफसर राजनेता नहीं होते, उनका राजनीति में कोई स्टेक नहीं होता, राजनीति को करने के अभ्यस्त नहीं होते हैं, जनता में कोई उनका जनाधार नहीं होता है। चुनाव वो लड़ते रही हैं, उनको राज्यसभा में पिछले दरवाजे से ले आया जाता है, चुनाव लड़ने की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है। इसलिए जो प्रधानमंत्री उन्हें सत्ता में लाता है, मंत्री बनाता है, कैबिनेट रैंक का या राज्य मंत्री बनाता है, उसके प्रति वो निजी तौर पर वफादार होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको जो आदेश दिया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा कर दो, तो वो उसके आधार उस आदेश देने वाले, चाहे वो गृह मंत्री ने दिया हो आदेश, चाहे प्रधानमंत्री ने आदेश दिया हो, या आदेश वो कहीं से आया हो, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आदेश आया हो, वो उसको उसके राजनीतिक फायदे नुकसान को सामने रखकर कोई उनके साथ में चर्चा नहीं करते। वो ये आकलन नहीं करते कि भाई ये आदेश आप दे रहे हैं, आदेश का हम तो पालन कर लेंगे, लेकिन सोच लीजिए इसके ये नुकसान हो सकते हैं। ऐसा करने का उनके पास मादा भी नहीं होता है। ऐसी बात नहीं कि केवल वफादारी वश वो ऐसा नहीं करते, बल्कि ऐसा करने का मादा भी नहीं होता है। वो राजनीतिक आकलन करने के इस तरह से महारथी भी नहीं होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अश्विनी वैष्णव है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई बुलेट ट्रेन चलानी है या फलानी ट्रेन चलानी है, उस ट्रेन का वहां से उद्घाटन करना है, तो बजाय इसके कि वो उसका एक विश्लेषण करके प्रधानमंत्री के सामने पेश करें, वो कहें कि हम आपके आदेश का पालन करेंगे क्योंकि आप हमारे नेता हैं, लेकिन इसका ये नुकसान फायदा हो सकता है, आप जरा सोच लीजिए एक बार। ये ना हैसियत होती है उनकी, ना ऐसी उनकी अंदर क्षमता होती है। वो चुपचाप उस आदेश का पालन करने में लग जाते हैं, फिर मुल्क का जो हो, रेल मंत्रालय का जो हो वो हो। विदेश मंत्रालय की भी यही स्थिति है। जो जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो एक प्रतिभाशाली अफसर थे, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि विदेश मंत्रालय के इर्द गिर्द काम करने वाली जो बहुत सारी एजेंसियां हैं, वो क्या काम कर रही हैं, किसके आदेश पे काम कर रही हैं, क्या वो जो काम कर रही हैं, उस काम करने के कारण के फलितार्थों के रूप में जो फायदा नुकसान होने वाला है, उस फायदे नुकसान का पूरा आकलन किया गया है। जयशंकर में तो वो क्षमता है नहीं उस फायदे नुकसान का आकलन करने की। अब आप देखिए, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के संबंधों को तो छोड़ दीजिए, वो तो कभी भी अच्छे नहीं थे, आज भी अच्छे नहीं है, और मेरा मानना है कि निकट भविष्य में या दूरगामी भविष्य में भी अच्छे नहीं होंगे। उसके अच्छे होने के लिए किसी चमत्कार की हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दुनिया के दो बड़े महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के संबंध इस वक्त सांसत में पड़े हुए हैं। उनमें एक देश है कनाडा और एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा से जो संबंध है उनको लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, क्योंकि कनाडा के जो प्रधानमंत्री ट्रूडो हैं, वो इस गदर में कूद पड़े हैं और उन्होंने अपना अस्तित्व उस पर दांव पे लगा दिया है। ऐसा लगता है कि उनका दोबारा कनाडा में चुना जाना इसी बात के ऊपर निर्भर है। पिछले साल जून में निज्जर नाम के एक आतंकवादी की ब्रिटिश कोलंबिया में जो सरे जगह है, उसके गुरुद्वारे में हत्या हुई। ये जो निज्जर था, ये भारत सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित कर रखा था। खुद कनाडा भी नहीं मानता था कि ये कनाडियन नागरिक जरूर था, कनाडा भी ये नहीं मानता था कि ये कोई बड़ा भला आदमी है। कनाडा ने उसको नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल रखा था। उसको हवाई जहाज का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता था, और कनाडा भी उसको संदेह की निगाह से देखता था। कुछ लोगों ने उसकी जो पार्किंग लॉट था उसमें गोली चलाई उसमें, और निज्जर की हत्या हो गई। उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थोड़े दिनों बाद एक चौथे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये चारों लोग भारतीय हैं। उनके नामों से देख के लगता है कि ये भी कुछ सिख या पंजाबी किस्म के लोग हैं। ये 2-3-4 साल पहले से धीरे धीरे करके तरह तरह के पासपोर्ट और वीजा, तरह तरह के वीजा पर कनाडा आए हैं। कोई कहीं पढ़ रहा था, कोई कहीं नौकरी की ट्रेनिंग ले रहा था, वगैरह वगैरह इस तरह का। ये चारों मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। ये स्थिति है। अब ट्रूडो ने भारत के ऊपर यह आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारतीय राजनयिक जो कनाडा में जो भारतीय उच्चायोग है उसमें सक्रिय हैं, उन राजनयिकों का हाथ है। उन राजनयिकों ने कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी तत्व हैं, उन खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ इंटेलिजेंस यानी सूचनाएं जमा की, और फिर उन सूचनाओं को भारत को सप्लाई किया, और उसके आधार पर एक अपराधियों का एक गिरोह जिसका नेता लॉरेंस बिश्नोई है, आप सोचिए, जिसका नेता लॉरेंस बिश्नोई है,
लॉरेंस बिश्नोई के जरिए निज्जर की हत्या करवाई गई। ये ट्रुडो का पूरा भारत के ऊपर आरोप, पूरा का पूरा भारत के ऊपर आरोप है। जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई का नाम कनाडा का प्रधानमंत्री ले रहा है। सोचिए लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा बॉस हो चुका है। अभी उसके बारे में अखबार में 1 पेज का आर्टिकल छपा था, 1 पेज का पूरे का, जिसमें ये था कि वो बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की तरह उसका उभार हो रहा है। 3 बड़ी हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। पहली हत्या है सिद्धू मूसेवाला की हत्या, दूसरी हत्या है निज्जर की हत्या, और तीसरी है बाबा सिद्दीकी की हत्या जो अभी हाल ही में हुई है। इन तीनों हत्याओं के साथ में लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा जा रहा है। और इस वक्त वो, उसके बारे में कहा जाता है उसके पास 700 लोग हैं। वो जेल, भारत की जेल में बैठा हुआ है। उसके पास 700 लोगों का गिरोह है। इस गिरोह के आधार पे वो सारे, न केवल भारत में, जब कनाडा में हत्या करवा सकता है, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सरगना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माफिया है या सरगना है, जो भी आप नाम देना चाहें। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम ट्रुडो लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने उसका खंडन किया। भारत सरकार ने कहा कि आप इसका कोई सबूत दीजिए हमें। ट्रुडो भारत सरकार को कोई ठोस सबूत दे पाने में असमर्थ है। ये उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो एक गवाही दे रहे थे, एक कमेटी की बैठक में कमेटी की बैठक में साक्ष्य दे रहे थे, उस साक्ष्य में उन्होंने बात मान ली है कि हमारे पास जो कुछ भी था, कुछ खुफिया जानकारियां थी, कोई ठोस चीज नहीं थी हमारे पास कोई, इसलिए हमने भारत को कोई सबूत नहीं दिया। बदले उन्होंने भारत से ये कहा कि सबूत है आपके पास, और वो सबूत आपकी सुरक्षा एजेंसियों में है। आप अपनी जासूसी संस्थाओं की जांच कीजिए और उसमें हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। ट्रुडो का जवाब सुनिए आप। ट्रुडो ने कहा कि सबूत हमारे पास नहीं है, सबूत आपके पास है और वो आपकी सुरक्षा एजेंसियों के भीतर है। आप उसमें, हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। आप उसमें जांच करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। भारत सरकार ने उसकी बात मानने से मना कर दिया, जो कि सही बात है, बिल्कुल नहीं। मैं भी बात मानने से मना कर देता। मैंने उनसे, भारत सरकार ने उनसे कहा कि आप इसका ठोस सबूत कीजिए, वरना ये सब करना बंद कीजिए। अच्छा, अब ट्रुडो ने जो आरोप लगाए हैं, अब आप सोचिए जरा इस बात के ऊपर। ट्रुडो के आरोप एक 5 आई ऑर्गेनाइजेशन है, जो 5 आई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 5 दुनिया के बड़े देश जो हैं वो एक मेंबर है। कनाडा भी उसमें है, उसमें फ्रांस है, उसके अंदर जर्मनी है, उसके अंदर अमेरिका है। इस तरह के 5 देश हैं। ये 5 आई ऑर्गेनाइजेशन आपस में खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये 5 आई ऑर्गेनाइजेशन को कनाडा के आरोपों के ऊपर, वो कनाडा के आरोपों को बहुत गंभीर मानते हैं, उनको सब्सटेंशियल यानी ठोस मानते हैं, यथार्थपरक मानते हैं उनके आरोपों को। और उनका कहना यह है कि भारत सरकार को कनाडा के साथ में सहयोग करना चाहिए। अब जो भी हो, परिस्थिति, सच्चाई जो भी हो, अभी तक ट्रुडो कोई ठोस आरोप नहीं दे पाए हैं, ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। इसके बावजूद दुनिया के 5 बड़े देश कनाडा समेत भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपकी जासूसी संस्थाओं को उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो एक तो पहलू ये है। अब मैं आता हूं अमेरिका के ऊपर। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इसको समझ लीजिए। बिल्कुल कनाडा से अमेरिका ने भी जो आरोप लगाया है वो भी लगभग इसी से मिलता जुलता है, लेकिन शैली दोनों की अलग है और भारत की अनुक्रिया भी अलग है, भारत का रिस्पॉन्स भी इस पर अलग है। कनाडा से भारत के संबंध बुरी तरह खराब हो चुके हैं। कनाडा ने भारत के उच्चायोग के राजनयिकों से कहा कि हम इनके साथ पूछताछ करेंगे, निज्जर की हत्या में इनसे पूछताछ करेंगे, आप इनसे जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो हटा लीजिए। जैसे ही उसने कहा कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हटा लीजिए, भारत ने उन लोगों को वापस बुला लिया है और यहां से वो लोग एक्सपेल कर दिए। कनाडा के कुछ जो राजनयिक थे उनको निष्कासित कर दिया। तो बिल्कुल संबंध इस पर रसातल में पड़े हुए हैं। अमेरिका में एक किसी निज्जर जैसा ही आदमी है, इसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। वो निज्जर जैसा ही आदमी, वो भी खालिस्तानी है, भारत के 2 टुकड़े कर देना चाहता है, वो वहां पर रहता है और कनाडा में भी सक्रिय रहता है। अमेरिका और कनाडा के बीच में आवाजाही उसकी लगातार बनी रहती है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि भारतीय एजेंटों ने पन्नू की हत्या का षड्यंत्र किया, जो कि नाकाम हो गया। अच्छा, इसमें एक बड़ी गजब बात हुई इसके अंदर। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया और भारत से कहा उन्होंने कि CC1 नाम का एक व्यक्ति है। CC1 एक कोड नेम है। वाशिंगटन पोस्ट ने इसकी असलियत भी जाहिर कर दी है
इस व्यक्ति का असली नाम है विक्रम यादव, CC1 उसका कोड नेम है। कि CC1 जो है ये साजिश उसका किया धरा है। हुआ घटनाक्रम इस तरीके से चला कि CC1 ने निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति से, जो कि बिचौलिया था, उससे संपर्क किया और उससे कहा कि भाई पन्नू की हत्या करनी है। ये मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूं, मामला बहुत ही जटिल है। पन्नू की हत्या करनी है। निखिल गुप्ता ने एक एसेसिन यानी एक हत्यारे से संपर्क किया और उसको किराए पे लेने की कोशिश की। हुआ ये कि जिसको वो किराए का हत्यारा मान रहे थे, वो एजेंट थे, वो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी का एक एजेंट, अंडर कवर एजेंट था। सुना जाता है शायद वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के एजेंट था, या किसी और भी कई सुरक्षा एजेंसियां हैं, होमलैंड है, कई एजेंसियां हैं जिनके बारे में हम लोग कम जानते हैं, उनका वो एजेंट था। तो जब उससे यानी गलत व्यक्ति से उन्होंने संपर्क कर लिया, उसी में उस पूरे मसले की पोल खुल गई। अब इस निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति को, जिसने उस अंडर कवर एजेंट संपर्क किया था, इनको चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राहा से गिरफ्तार कर लिया गया है और वो अमेरिकी जेल में मुकदमे का इंतजार कर रहा है। जब अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने भारत के सामने ये तथ्य रखे, तो भारत सरकार को उसमें सक्रिय होना पड़ा। भारत सरकार ने जिस दिन भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया, उसी दिन भारत सरकार ने अमेरिका को ये जानकारी दी, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट को ये जानकारी दी कि हमने CC1 को गिरफ्तार कर लिया है, यानी विक्रम यादव को गिरफ्तार कर लिया है, स्थानीय स्तर के आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया है और अब वो सरकारी नौकरी में नहीं है। अब जिस दौरान में आरोप था, ये CC1 जो है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सरकारी अधिकारी है। अब भारत सरकार कहना है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है और हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है और हमने एक जांच कमेटी बनाई है। ये जांच कमेटी तुरंत अमेरिका जाएगी और जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर एक जांच करेगी कि ये मसला है क्या। आप देखिए, दो आरोप हैं, एक कनाडा द्वारा लगाया गया आरोप, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा लगाया गया आरोप। दोनों आरोपों की प्रकृति एक सी है, एक जगह हत्या हो गई है, एक जगह हत्या की साजिश नाकाम हो गई है। दोनों ही खालिस्तानी आतंकवादी अलगाववादी तत्व हैं। जो निज्जर है और पन्नू, दोनों के अंदर कोई बुनियादी रूप से फर्क नहीं है। अच्छा, दोनों ही ये जो तत्व हैं, ये इनका भारत में कोई समर्थन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। और जो आपने जिसकी निखिल की बात करी, उसके घर वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इसमें दखल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। भारत सरकार निखिल को स्वीकार नहीं कर रही है कि निखिल नाम का कोई, जो पिक्चरों में देखते हैं कि रॉ का एजेंट जब जाता है तो सरकार कहती है हमसे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम पकड़ गए तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो निखिल की स्थिति भी वैसी है। और लेकिन बीच में ये भी सूचना आई कि अमेरिका में रॉ को ऑफिस बंद कर दिया गया, ये कह दिया गया इस ऑफिस बंद करिए। तो ये सरकार इसमें कहीं चूकी या सरकार ठीक है अपनी जगह, ये सब मामला बिगड़ दोनों तरफ है। देखिए, चूक दोनों तरफ है। भारत सरकार कहती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कहती है, कनाडा से भी कहती है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। देखिए, हमेशा क्या होता है कि स्टेट विद इन स्टेट होता है। जो सरकारी एजेंसी, खासतौर से जो खुफिया गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, उनके काम करने का तरीका ऐसा नहीं होता है कि हर चीज का वो लिखित अप्रूवल ले रही हो प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से या किसी और दूसरे अपनी हायर अथॉरिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग काफी जोखिम उठा के काम करती हैं, सही बात है, लेकिन उसके पीछे एक जबरदस्त राजनीतिक और कूटनीतिक आकलन होता है। उनको बहुत आखिर तक सपोर्ट किया जाता है, भले ही उनको खुलेआम सपोर्ट न किया जाए, लेकिन बाकी सारा समर्थन उनके साथ में होता है, वरना कौन अपनी जान कुर्बान करेगा? कोई नहीं करेगा। इतना खतरा उठाते हैं। है कि भारत के ऊपर ऐसे आरोप पहली बार लगे हैं आजादी के बाद में। इतने प्रधानमंत्री हो चुके हैं, इसमें भारत के प्रधानमंत्री भी थे, भाजपा के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो खुद विदेश मंत्री रह चुके थे भारत के, यानी विदेश नीति पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। अच्छा, अब उसमें क्या है कि पन्नू ने इस मौके का फायदा उठाया। पन्नू ने एक सिविल सूट दायर किया अमेरिकी अदालत में, डोभाल का भी नाम है उसमें। हाँ, सुनिए तो आप, सिविल सूट दायर किया। उस सिविल सूट में उसने दो लोगों को फरीक बनाया, यानी दो लोगों को उसने अभियुक्त बनाया। एक उसमें है भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और दूसरे हैं तत्कालीन रॉ चीफ सामंत गोयल। रॉ के तत्कालीन मुखिया जो अब रिटायर हो गए हैं, सामंत गोयल हैं दूसरे। दोनों को नोटिस जारी हुए हैं कि आके अदालत में आप हाजिर होइए। इसीलिए जब अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो अजित डोभाल उनके साथ नहीं गए थे। सारी दुनिया में ये छपा है कि अजित डोभाल इसलिए नहीं गए कि उनके नाम वहां नोटिस है,
वहां उनको पकड़ा जा सकता है या उनको अदालत में खड़े होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अब आप सोचिए भारत की स्थिति कितनी खराब है। इसीलिए भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मसले पर साफ तौर पे ये कहा है, मेरे पास वो भी खबर है, मैं सब अखबार अपने सामने रखे हुए और उनके हवाले से सारी बात कह रहा हूं, इसमें एक भी लफ्ज, एक भी तथ्य ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी मर्जी से पेश किया हो। ये सब हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, भास्कर, इन सब में खबरें छप चुकी हैं, पहले पन्ने से लेकर अंदर के पन्नों तक। उसमें कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये एक ऐसा मसला है इसमें हम सरकार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि इस मसले पर आप साफगोई बरतिए, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में इन आरोपों के कारण खतरे पर है और ब्रांड इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है इस वक्त। ये कांग्रेस ने सरकार से कहा है। सरकार इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है और ट्रुडो के खिलाफ मीडिया में, गोदी मीडिया में प्रचार हो रहा है जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक है। अच्छा, मैंने तो वो रवैया आपत्तिजनक भी है संजय जी। मैं तो शो देखा था टीवी, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने शो देखा कि पाकिस्तान में घुस के मार दिया आतंकियों को, ये है मोदी की ताकत। आप सोचिए कितना बड़ा बेवकूफी का काम कर रहे हैं। रॉग ये अफसर ये काम करते रहे हैं कि विदेश में कोई आतंकवादी है तो उसको न्यूट्रलाइज किया है हमारे यहाँ लोगों ने, लेकिन कभी इसका ये सत्ता का महिमा मान नहीं करती है कि हमने कराया है। लेकिन यहाँ ये करके वो साबित करना चाहते हैं कि जो घुस के मानते हैं, घुस के मारा के नाम पर वोट बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरे और देखिए, अखबारों में संपादकीय छप रहे हैं, निज्जर पन्नू मुद्दा पश्चिमी साजिश का हिस्सा है। अब आप सोचिए कि उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इसी दौरान ट्रूडो ने अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के नेताओं से भी बात की। ये पांचों देश फाइव आइज ग्रुप में है जो आपस में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। अच्छा, अब उसमें वो दिखा रहे, इस छोटा संपादकीय है, एक 25-30 लाइन का संपादकीय है। इसमें वो दिखाना चाहते हैं कि पूरी वेस्ट पश्चिमी दुनिया जो है ना, फाइव आई तो पूरी पश्चिमी दुनिया हो गई, पूरी पश्चिमी दुनिया भारत के खिलाफ साजिश कर रही है। अच्छा, एक तरफ तो आप पूरी पश्चिमी दुनिया आपको कहती है कि आपकी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी है, भारत का बाजार बहुत अच्छा है, तो आप गदगद हो जाते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा तर्क है जो हमको मानने के लिए मजबूर कर सकता है कि पश्चिमी दुनिया के सभी देश भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? नहीं, और आप कल्पना कीजिए संजय जी, और आप एक कल्पना और कीजिए कि अगर वास्तव में ये देश भारत के खिलाफ हो जाएं, खड़े हो जाएं और साजिश करना शुरू कर दें, तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सही बात है, और अगर ये साजिश है, अगर ये साजिश है, तो फिर ये CC1 को कैसे गिरफ्तार किया गया है? सही बात है। तो क्यों CC1 सरकारी अधिकारी था, ये CC1 सरकारी अधिकारी था, अब सरकारी अधिकारी नहीं है। ठीक है, निखिल गुप्ता को भारत सरकार अपना मानना इजहार कर दे, लेकिन CC1 यानी विक्रम यादव तो सरकारी अधिकारी था। उसमें भारत सरकार कहती है नाउ CC1 इज नो लॉन्गर इंडियन ऑफिशियल। नाउ अब नहीं है जी। तो मैं कह रहा हूं कि ये अखबारों में ये कह देना कि वो साजिश है। अच्छा, जहां तक पश्चिमी देशों के पाखंड का सवाल है, वो सब हम लोग जानते हैं। वो लोग जिसको चाहते हैं आतंकवादी कहने लगते हैं, जिसको चाहते हैं उनको स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाला कहना चाहते हैं। उनके लिए हिजबुल्लाह आतंकवादी है, जो हौती विद्रोही हैं, वो उनके लिए आतंकवादी है। इजराइल 17,000 बच्चे मार चुका, तो इजराइल आतंकी नहीं है। और पन्नू और निज्जर जो है वो ब्रिटिश, वो वहां के नागरिक हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। तो ये जो ब्रिटिश, जो पश्चिमी पाखंड सबको पता है, लेकिन इसको जानते हुए भी भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है और ये सुरक्षा कर पाने में मौजूदा सरकार नाकाम। पहली बात तो ये आरोप लगने ही नहीं चाहिए थे। ठीक बात है। दूसरी बात, जब ये आरोप लगे हैं तो आपने उसको इस तरीके से उनका खंडन किया है, इस तरीके से उनका प्रतिरोध किया है, जिससे आप जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है फाइव आई, आप उसके चक्कर में फंस गए हैं। ये सारे देश इस मसले पे, कम से कम इस मसले पे भारत के खिलाफ और भारत की आलोचना करते हैं। अब भारत सरकार का क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है कि भारत सरकार का ये अधिकृत रवैया है कि ये देश आप भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? नहीं कह सकती, ऐसा क्या सकता है? देखिए, बहुत खराब स्थिति में फंसे हुए हैं लोग। कहा तो नोएडा चैनल के एंकर और एंकरनिया डांस कर करके कह रहे थे कि पापा ने बार रुकवा दी, पापा जाते हैं तो बीच में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। पापा मणिपुर के 22 लाख आबादी वाले मणिपुर को शांत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पापा दुनिया के नेता। एक फोटो चल गई थी कि थोड़े मोदी जी आगे चल रहे थे, बाकी नेता पीछे थे, कि पूरी दुनिया ने नेतृत्व मान लिया है मोदी जी का। और कहा यह है कि जो ताकतवर देश है वो मोदी जी को आंख दिखा रहे हैं। लेकिन अभय जी, सर्जिकल स्ट्राइक अब से नहीं 20 सालों से, 25 सालों से होती रही है। अगर हम लोग बॉर्डर के आसपास एक्टिविटी करते रहते हैं, लेकिन पहली बार हुआ हम सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगते हैं।
शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। जब विदेश नीति की ऐसी धज्जियां उड़ेंगी, सेना का ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा, तो किसी भी सरकार के लिए असहज स्थिति आनी थी। जब भक्त कहेंगे कि हमने घुस के मार दिया, हमने नेपाल में मार दिया, हमने पाकिस्तान में मार दिया, हमने यहाँ मार दिया, अगर भक्त कहेंगे और उन भक्तों को प्रधानमंत्री फॉलो करेंगे ट्विटर पे, एक्स पर, तो ये तो स्थिति शर्मनाक स्थिति देश के सामने आनी थी। सरकार क्या पूरी तरह दोषी नहीं है हालात को बनने के लिए? देखिए, मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि अगर कनाडा ने निज्जर की हत्या को एक मुद्दा ना बनाया होता और इस दंगल में त्रुदो खुद न कूदे होते, और उधर अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने पन्नू की हत्या की कोशिश को मुद्दा न बनाया होता, और कहीं पन्नू की हत्या की जो साजिश जो हो रही थी, जिसने भी की हो, मैं उसका नाम नहीं जानता, मैं उसके बारे में क्यों कहूं, वो अगर कामयाब हो जाती तो कुछ दिनों बाद भक्त लोग ये भी कहते हैं कि हम लोगों ने खालिस्तानी आतंकवादियों का विदेशों में सफाया कर दिया। तो देखिए मोदी है तो मुमकिन है, देखिए मोदी है तो मुमकिन है, इस प्रकार की बातें कही जाती। मैं ही कह रहा हूं, बहुत ही नाजुक और संवेदनशील मसला है। इस मसले पर भक्तों को भी उन्हें नियंत्रित करना चाहिए, भक्तों को भी कंट्रोल करना चाहिए, और ये बात जल्दी ही लोगों की समझ में आ जाएगी कि कनाडा के साथ भारत के जो संबंध खराब हुए हैं, भारत इस मामले को लेकर अमेरिका के संदर्भ में बहुत सतर्क है। भारत अमेरिका से उस तरह के संबंधों को खराब करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन ऐसा हो कि भारत अमेरिका के यहाँ राजदूत को निष्कासित करे और वहां से भारत के राजदूत निष्कासित हो जाएं, तो बहुत बुरी स्थिति होगी। तो इसलिए इस वक्त भारत की विदेश नीति कई मसलों पर बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। हम देख चुके हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां का बांग्लादेश में क्या हाल हुआ, उनका मालदीव में क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान में उन्होंने कैसी नाकामी हासिल की, नेपाल में उनको क्या नाकामी हासिल हुई, ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। और अब कनाडा और अमेरिका के सवाल के ऊपर तो बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, मामला बिल्कुल सिर पे चढ़ चुका है। और अगर भारत सरकार ने कुछ बुद्धिमान लोगों को तैनात करके इस मसले को किसी तरीके से दुरुस्त नहीं किया, तो इसका भारत का अल्पकालीन नुकसान भी होगा और दूरगामी नुकसान भी। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए वक्त नहीं आया कि मोदी जी से कहें कि ये जो नौकरशाह आ गए हैं, जिंदगी भर नौकरी करी और नौकरी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं है, उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिए गए हैं। हालत यह है कि रेल दुर्घटनाएं इतनी हो रही है, कभी नहीं हुई, विदेश नीति फ्लॉप होती जा रही है। तो जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, इस पे किसी सीजन पॉलिटिशियंस को बिठाया जाए, जिसने जनता को देखा है, जिसने राजनीति को देखा है। ये वक्त आ नहीं गया है जब मोदी जी से कहा जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं, जैसे जयशंकर हैं, तो जयशंकर को विदेश राज्य मंत्री बनाया जाना चाहिए था, और उनके ऊपर जो विदेश मंत्री होता कैबिनेट रैंक का, वो एक पॉलिटिशियन होना चाहिए था जो विदेश नीति में पारंगत होता। उसके बाद वो जयशंकर की जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं, उनका वो ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकता। अच्छा, दिक्कत की बात यह है कि हमारी जो केंद्रीय कैबिनेट है, उसकी संरचना यह है कि उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कोई पलट के सवाल नहीं पूछ सकता, कोई कितना भी बड़ा मंत्री हो। बिल्कुल ठीक है। आपको ध्यान होगा कि जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी होने के ठीक पहले जब प्रधानमंत्री ने सूचना दी थी, भाई मैं नोटबंदी करने जा रहा हूं, तो उसमें गडकरी ने खड़े होकर एक सवाल पूछने की कोशिश की थी, तो उनको बैठा दिया गया था। केवल सूचित किया गया था कि आप ऐसा होने जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री गए और उन्होंने वो ऐतिहासिक घोषणा की। तो वहां पर ऐसी स्थिति है भी नहीं। अगर वहां पर कोई राजनेता विदेश मंत्री होता, तब भी क्या वो लोगों से पूछ पाता, जिस तरह के संबंध है। हालांकि नियम यह है कि प्रधानमंत्री होता है वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है, समकक्ष लोगों में उसका स्थान प्रधान होता है, लेकिन वो समकक्ष लोगों में होता है। यहाँ स्थिति यह है कि समकक्षता की स्थिति तो है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, इतनी ज्ञान वाली आज आपने बातें बताई, लोगों को पता चला होगा कि हम किस हद तक फ्लॉप हो चुके हैं। थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, उन्होंने कितने विस्तार के साथ बताया कि हमारे विदेश नीति के इस तरह हो जाने से हमें कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।